गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत कुमार मिलता है। और अभी हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लास्ट क्लास में जहाँ पर वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज को देखा था, फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को देखा था। आज हम लोग डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, कुछ पॉइंट्स को पहले से लिख दिया है ताकि कुछ पॉइंट मिस न करें और फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये है। आज ऑप्टिकल आइसोमेर में हम डिस्कस करेंगे डायस्टेरियोमर कि डायस्टेरियोमर क्या होता है। तो समझा जाए कि सपोज एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि डायस्टेरियोमर क्या है चीज। तो मान लिया जाए एक कंपाउंड हम सैंपल ले रहे हैं CH3, इसकी मिरर इमेज की बात करें तो इसका मिरर इमेज हमारे पास हो जाएगा COH CH3 H सेट OH और इस केस में OH सेट OH। चलो इमेज 1 इमेज 2, ठीक है। फिर हम कुछ इसी का एक और कन्वर्जन ले रहे हैं CO3 H H OH OH CS3 और इसकी मिरर इमेज की बात करें तो इस कंपाउंड की मिरर इमेज को हम लिख सकते हैं H H OH OH COH, ठीक है। दो कैरल सेंटर्स वाले मैंने कंपाउंड्स को लिख दिया है और मैं एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि एक अगर ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है तो इसका मिरर इमेज 1 मतलब 1 का मिरर इमेज 2 हुआ और दूसरे तरह से हम 3 टर्म से इसी कंपाउंड को दिखा रहे हैं और 3 का मिरर इमेज हुआ, ठीक है। अब चीजें क्या हो रही है, क्या बदल रही है, तो समझाते हैं। 1 और 2 एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो इसको कह सकते हैं कि दोनों एनांशियोमर पेयर है। ये दोनों पेयर जो हुआ, ये दोनों पेयर एनांशियोमर पेयर हुए। और 3 और 4 भी हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो ये भी हुए एनांशियोमेरिक पेयर। मतलब यहाँ पर इस कंपाउंड के लिए, जो कि कंपाउंड्स को आप देख लो एक ही कंपाउंड है, इस कंपाउंड के लिए 2 एनांशियोमेरिक पेयर मिले। लेकिन अगर हमसे ये बोले कि क्या रिलेशन है 1 और 3 में, तो हम किस तरह से देखेंगे तो समझा। 1 और 3 में पहला कायरल सेंटर लग रहा है कि जैसा वहां ओरिएंटेशन है वैसा ही ओरिएंटेशन है, पर दूसरे कायरल सेंटर का ओरिएंटेशन बदल गया, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो कि इस कायरल सेंटर के ओरिएंटेशन इस कायरल सेंटर के ओरिएंटेशन के सिमिलर है, बट नीचे वाले का ओरिएंटेशन बदल गया। तो ना तो ये तो सेम हुआ क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज हो गया, मतलब स्टीरियो आइसोमर के हिसाब से ये आइसोमरिज्म शो कर रहा है, बट ये सिमिलर नहीं है क्योंकि एक कायरल सेंटर उसका सेम है और दूसरा कायरल सेंटर बदल। मतलब सेम कंपाउंड होने के लिए क्या चाहिए था कि दोनों भी कायरल सेंटर का ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। मतलब ये सेम स्ट्रक्चर नहीं। लेकिन दूसरी बात हम जानते हैं कि अगर सेम नहीं होगा तो मिरर इमेज होगा, तो मिरर इमेज भी देखना चाहे तो मिरर इमेज के हिसाब से इसकी मिरर इमेज ये होती और मिरर इमेज के हिसाब से इस बार नीचे वाला तो मिल रहा है लेकिन ऊपर वाले के ओरिएंटेशन बदल। मतलब देखिए तो 1 और 3 में ना तो एक दूसरे के मिरर इमेज और ना ही सिमिलर रिप्रेजेंटेड फॉर्मूला, मतलब या तो ना मिरर इमेज हो रहे हैं ना सिमिलर है। तो इस टाइप के सिचुएशन पर कि ना तो ये सुपर इंपोजिबल इमेज है, सुपर इंपोजिबल मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से ढक दे सेम इमेज, और ना ही मिरर इमेज है, तो ऐसे स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के ना तो नॉन मतलब ना तो सुपर इंपोजिबल हो मतलब नॉन सुपर इंपोजिबल और ना ही मिरर इमेज हो, तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के कहलाते हैं डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वह दोनों इमेज या दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के सुपर इंपोजिबल नहीं होने चाहिए और ना ही मिरर इमेज होने चाहिए, जो कि आपको दिख रहा होगा कि 1 और 3 में यही रिलेशन है, 2 और 4 में यही रिलेशन है, 4 और 1 में यही रिलेशन है, या फिर वो 3 और 2 में यही रिलेशन है। क्योंकि ये दोनों पेयर जो है एनांशियोमेरिक पेयर है, बट इन दोनों में कोई भी सेट लिया जाए, इन दोनों में से कोई एक और इन दोनों में से कोई एक ले देगा तो वह स्ट्रक्चर आपको डायस्टेरियोमर मिलेगा। मतलब अगर आपको बोले कि डायस्टेरियोमर क्या है, तो यहाँ पर डायस्टेरियोमर आप बोल सकते हो कि 1 और 3 है, 1 और 3 ये डायस्टेरियोमर,
या 1 और 4 भी बोले तो ये भी डायस्टेरियोमर, क्योंकि इसमें भी एक की कॉन्फ़िगरेशन सेम है लेकिन दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। या फिर डायस्टेरियोमर बोले कि सेकेंड स्ट्रक्चर और थर्ड स्ट्रक्चर, ये भी डायस्टेरियोमर है। या सेकेंड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर, ये सब के सब डायस्टेरियोमर। तो अगर डायस्टेरियोमर की डेफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो डायस्टेरियोमर की डेफिनेशन लिखिएगा कि दोज स्ट्रक्चर व्हिच आर नॉट सुपर इम्पोजिबल और नाइदर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डायस्टेरियोमर। मतलब इन पेयर्स को बोला गया डायस्टेरियोमर। जैसे कि मिरर इमेज के पेयर को बोला जाता है इनएंशियोमेरिक पेयर, लेकिन अगर वो नॉन सुपर इम्पोजिबल या फिर नॉन मिरर इमेज हो तो उसे बोलेंगे डायस्टेरियोमर। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जहां डायस्टेरियोमर के बारे में हमें जानना है। तो कह रहा है कि दे शो सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब वो सिमिलर तो दिखते हैं केमिकली बट केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी सेम नहीं होती है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट मिलेगी। मतलब वो कभी फास्ट हो सकता है अपने स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन के हिसाब से और कभी स्लो हो सकता है। सिंपल से समझिए कि अगर ओरिएंटेशन बदला तो इस केस में मान लिया जाए हमारा रिएजेंट इस साइड हो सकता है कि उसको रिएक्ट करना आसान हो क्योंकि हाइड्रोजन बल्कि एटम नहीं है। लेकिन इसी स्ट्रक्चर को अगर यहाँ पर लेकर के गए और यहाँ पर कोई रिएजेंट है तो इस साइड से उसे रिएक्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पर भीड़ भाड़ बल्क ज्यादा है। मतलब यहाँ पर सिमिलर तो है लेकिन आइडेंटिकल प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है, इसलिए रिएक्शन के रेट पर असर होगा कि कभी फास्ट हो सकता है कभी स्लो। दूसरी बात, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एज मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड डेंसिटीज एंड सॉल्युबिलिटी। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट होगा और उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये माइंड में आपको रखना है क्योंकि टू द डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको रखना है कि उनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिकल, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है बट आइडेंटिकल नहीं है। सिमिलर मतलब एक जैसा तो होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा, जिसके कारण रेट डिफर किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरह से अलग रही। They can easily separated, एक सिंपल मेथड के द्वारा आप फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कीजिए, डिस्टिलेशन कीजिए, क्रोमेटोग्राफी कीजिए, ये सिंपल प्रोसेस के बाद आप इजीली उसको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं कि कौन डायस्टेरियोमर का पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर या फिर उनके स्ट्रक्चर्स को अलग किया जा सकता है, एक नॉर्मल से प्रोसेस। डायस्टेरियोमर आल्सो एनकाउंटर्ड इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये क्या कह रहा है कि डायस्टेरियोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर के केस में भी मिलता है। तो देख लेते हैं कैसा मिल रहा है तो समझा जाए। ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये सीस और ये ट्रांस, और हम देख ले कि यह दोनों इमेज जो होता है एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल के लिए क्या होता है कि उठा करके रख दो और एक दूसरे को अगर पीछे वाले को कोने तो ढक ले तो वो सुपर इम्पोजिबल है। तो आप देखोगे कि ये स्ट्रक्चर में चूंकि ओरिएंटेशन चेंज कर गई CH3 की तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है और साथ साथ चूंकि मिरर इमेज तो है ही नहीं। मतलब हम डायस्टेरियोमर को बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के रूप में भी डायस्टेरियोमर मिलेगा। आप ज्योमेट्रिकल में सीस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन को भी एक दूसरे का डायस्टेरियोमर कह सकते हैं। ठीक है, तो डायस्टेरियोमर से जुड़े हुई ये बातें थी। अभी हम बोर्ड को इरेज करेंगे, उसके बाद हम मेसोफॉर्म को पढ़ेंगे क्योंकि उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने पहले लिखने पड़ेंगे। तो इसलिए अभी वीडियोस को थोड़ा पॉज कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मेसो कंपाउंड क्या होता है। तो जैसे कि हमने डायस्टेरियोमर को पढ़ा था, डायस्टेरियोमर क्या था हमारा कि ना तो वो सुपर इम्पोजिबल इमेज होगा और ना ही ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, मतलब मिरर इमेज होगा। अब है अगले टाइप का मेसो कंपाउंड। तो मेसो कंपाउंड क्या करते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल में दो या दो से अधिक कायरल सेंटर मौजूद, ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल्स है जिसमें कायरल सेंटर की संख्या 2 या 2 से अधिक है और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि एग्जैक्टली एक ऐसा पॉइंट ऑफ प्लेन मिले जो दो बराबर भागों में बांट सके, तो वैसे कंपाउंड आपको कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करता। जैसा कि क्या बोल रहे हैं तो समझिए, मान लिया जाए कि आपके पास कंपाउंड है कोई CH3 Br H। अब अगर ये कंपाउंड को आप देखें तो यहां पर कायरल सेंटर हमारे पास
यहां मौजूद है और एक कायरल सेंटर यहां, मतलब दो कायरल सेंटर अवेलेबल। बट इस दो कायरल सेंटर अवेलेबल होने के बावजूद हम देखें कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एग्जैक्टली इस पॉइंट के अबाउट दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। मतलब कह सकते हैं कि ये पॉइंट या ये प्लेन एग्जैक्टली इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, एकदम बराबर का हिस्सा ऊपर वाला और नीचे वाला, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री के अबाउट अगर आप मोड़िएगा तो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेना चाहिए, जो कि ढक लेगा ये कंपाउंड। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये आपको कायरल सेंटर होने के बावजूद भी कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल स्ट्रक्चर को नहीं दे पाएगा, और इसे ही हम लोग बोल रहे हैं मेसो कंपाउंड। तो मेसो कंपाउंड को समझ लीजिएगा कि व्हेन टू और मोर types of chiral centers are available and if there any plane of symmetry, then the compound or molecule will not show any optical structure or mirror structure and this compound is called meso compound। ठीक है, और कह सकते हो कि मेसो कंपाउंड और दोज कंपाउंड विच आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे कि आप एक और स्ट्रक्चर में देख लो, तो हम दे ले CH2 CH3 OH H CH2 OH H CH2 CH3। अगर आपका ये भी स्ट्रक्चर है जहां पर कायरल सेंटर एक दो कायरल सेंटर दिख रहे हैं, और कायरल सेंटर दिखने के बावजूद भी आप देखोगे कि इस पॉइंट के अबाउट ये मॉलिक्यूल पूर्णतः दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, मतलब सुपर इम्पोजिबल कर सकता है, या फिर बोल सकते हैं ये इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और ऐसा कंडीशन आपको मिले तो ये किसी भी तरह का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, और ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाएगा मेसो कंपाउंड। ठीक है, मेसो कंपाउंड किसको बोला गया, तो आप इसको देखो तो इस पॉइंट के अबाउट ये पूरी तरह से दो बराबर भागों में बांटा जा रहा है, इसको बोल रहे हैं मेसो कंपाउंड। कुछ प्रॉपर्टीज बाय जब मेसो फॉर्म की बात करें तो मेसो कंपाउंड डू नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन एनी डायरेक्शन, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। कह रहा है कि अगर मेसो कंपाउंड को आप मेसो कंपाउंड से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करोगे, जैसा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो प्लेन पोलराइज को ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता, और इससे ये प्रूफ होता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जैसा कि हम बोल रहे हैं कि कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा, क्योंकि कायरल सेंटर में ही हम लोगों ने शुरुआत किया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलता है। दूसरी बात कर रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ अकायरल नेचर ऑफ देयर मॉलिक्यूल। अकायरल नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब क्या है कि सिंपल चीज है कि ये प्लेन पोलराइज को अगर राइट की तरफ मोड़ेगा तो ये इसका काउंटर पार्ट है, वो क्या कर देगा, लेफ्ट की तरफ मोड़ देगा। मतलब अगर लाइट जा रही है इस मॉलिक्यूल से, तो लाइट को ऊपर वाला पार्ट अगर राइट की तरफ मोड़ा तो नीचे वाला पार्ट लेफ्ट की तरफ मोड़ा, और फाइनली वो सीधा ही गया। तो देखने में लगा क्या कि फाइनली लाइट अपने डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, तो यही नेचर के कारण, क्योंकि यहां पर दो सिमेट्री वाले क्या हो रहा है, ये जितने बराबर हिस्सा में एक तरफ ये मोड़ेगा ये उतना ही काउंटर पार्ट करेगा, और काउंटर होने के कारण ये अपने आप को ये मॉलिक्यूल अकायरल नेचर को शो करेगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं। द कैंसिलेशन ऑफ रोटेशन विदिन द मॉलिक्यूल्स इज रेफर्ड टू एज इंटरनल कंपोजिशन। जो मॉलिक्यूल के अंदर जो ये रोटेशन का कैंसिलेशन हो रहा है, जैसा कि हमने बोला कि ऊपरी हिस्सा किसी एक भाग में रोटेट करेगा और निचली हिस्सा उतना ही काउंटर दूसरे भाग में रोटेट कर देगा, और प्लेन पोलराइज आपको सीधा लाइट दिखेगा। तो ये कैंसिलेशन को बोला जाता है इंटरनल कंपोजिशन। ठीक है, ये जो कैंसिलेशन हुआ रोटेशन का, जिसे हम बोल रहे हैं कि दो सिमेट्री होने के कारण कैंसिलेशन हुआ, और इसे बोल रहे हैं इंटरनल कंपोजिशन। और जो एक आयरन नेचर आपको मेसो कंपाउंड में मिला वो इंटरनल कंपोजिशन के कारण है। ठीक है, तो ये हमारे थे मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पहला पार्ट। अब अगले बार हम लोग देखेंगे कॉन्फिगरेशनल पार्ट को, तो अगले वीडियोस का थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी तक जितना भी वीडियोस किए शायद हमने अभी अच्छे खासे पार्ट को कवर किया है, लंबे चौड़े पार्ट को देखा, हर चीज को डिटेल में देखा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से जुड़े हुए सारे सवाल आपसे बन जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से जुड़े हुए 70% सवाल अभी बन जाएंगे, और आने वाले 4 क्लासेस के वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सीरियसली उसको देखिए। ठीक है,
11th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए साथ साथ आईआईटी जेईई नीट और किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्जाम का सबसे फेवरेट एरिया, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होंगे और क्लियर नहीं होगा। इवन आपको इसकी गारंटी कि यूट्यूब पर आपको कोई भी वीडियोस पूरी तरह से क्लियर नहीं करेगा, इसीलिए हम छोटे छोटे वीडियोस पार्ट में आपको ये चीज दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।